एक तो फुल फॉर्म आपकी यही तैयार हो गई, ठीक है, सिलेबस से ही आपकी फुल फॉर्म तैयार हो जाती है बहुत सी बार। ओके, तो यूजीसी की आपका जो सिलेबस है नेट जेआरएफ का पेपर 1 और पेपर 2, चाहे आपका पेपर 2 कोई भी सब्जेक्ट का है, पेपर 1 सभी का कॉमन रहता है, सामान्य प्रश्न पत्र जनरल पेपर, ठीक है, कॉमन रहता है सभी के लिए। तो आप चाहे कहीं से भी पढ़िए पेपर 1, सबका कॉमन सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा, बस क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आते हैं वो अलग अलग होते हैं सभी शिफ्ट वाइज, ठीक है, या ये कह दे कि एग्जाम वाइज, ठीक है, अलग अलग हो सकते हैं, बाकी सेम रहता है। इस पेपर का नाम हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड या रिसर्च एप्टीट्यूड, या इकट्ठा वर्ड जो एनटीए ने दे रखा है, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है, या जनरल एप्टीट्यूड इसका नाम दे देते हैं, जनरल एप्टीट्यूड ये नाम दे देते हैं, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा सोचते हैं शुरुआत में, जैसे कॉमन पेपर कहते हैं तो सर इसमें तो केवल मैथ होगा, है ना, तो वो केवल मैथ की तैयारी करते हैं। कोई सोचता है इसमें लॉजिक होंगे, है ना, कॉमन पेपर है क्योंकि एक दो क्वेश्चन आते हैं ऐसे, तो सारे केवल लॉजिक या मैथ पर ही फोकस रहते हैं और कुछ करते ही नहीं है। और बहुत सारे विद्यार्थी पेपर 1 को पूरी तरह से इग्नोर करके चलते हैं कि केवल पेपर 2 की तैयारी करो, पेपर 1 तो ऐसे ही हो जाता है, 50 तो क्वेश्चन से ऐसे ही हो जाते हैं। बट ऐसे ही नहीं होता है, आपको पूरा सीरियस होकर के चलना पड़ेगा पेपर 1 के लिए भी, अगर आप जेआरएफ वाले कैंडिडेट हैं, इवन कि आप नेट भी करना चाहते हैं, तो भी आपको बोथ पेपर जरूरी हैं। चाहे आप पढ़िए कहीं से भी, सेल्फ स्टडी कीजिए, मेरे पास से पढ़िए, या कहीं अदर यूट्यूब आदि सोर्स से पढ़िए, या किसी अदर अकेडमी से, जहां से मन करे वहां से पढ़िए, बट आपको डॉक्टर अर्चना मैम दोनों पेपर सीरियसली करने ही पड़ेंगे, चाहे आपको नेट करना है या जेआरएफ करना है, ठीक है। पेपर एग्जाम की सबसे पहले तो दे सकते कौन है ना, एलिजिबल कौन है, एमए यानी मास्टर, एमएससी बोल दें आप, इसमें चाहे आप कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे आपने एडमिशन लिया है, अभी आज ही एडमिशन लिया चाहे, ठीक है, दोनों ही तरीकों से आप पूरी तरह से एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए, और आपका स्कोर काउंट होगा, आपका जेआरएफ या नेट माना जाएगा। एक बहुत बड़ी मिथ्या है, बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करते हैं मुझे, ठीक है, स्पेशली, और वो ये बोलते हैं कि सर अभी तो मैंने एडमिशन लिया है, मैं केवल एक क्वायरी कर रहा हूं, बट मैं जब एमए पूरी कर लूंगा या एमए फोर्थ सेम में हो तब करूंगा। तो ऐसा क्यों? कहते जी मुझे सर ने कहा है या मेरे बड़ों ने कहा है कि एमए जब तक कंप्लीट नहीं होती है, एमए फर्स्ट ईयर में तो दे ही नहीं सकते आप एग्जाम। 100% एग्जाम दे सकते हैं आप या आपके भाई बंधु जो भी हैं, उन तक ये न्यूज जरूर देना, पूरी तरह से एलिजिबल है। बहुत सारी मिथ्या है ना, एक पता नहीं कैसे आ जाती है दिमाग में बच्चों के कि सर हम फर्स्ट सेम में हैं तो हम दे नहीं सकते एग्जाम। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप पूरी तरह से दे सकते हैं। बस रूल इतना ही कहता है, एक रूल है इसमें कि आपके जब आपका नेट होगा, जिस दिन नेट होगा, नेट या जेआरएफ जिस दिन क्रैक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उसके विद इन 2 ईयर में, विद इन 2 ईयर्स के अंदर आपका एग्जाम जो है, ठीक है, मास्टर का, वो मास्टर कंप्लीट होनी चाहिए, एमए या एमएससी जो है कंप्लीट होनी चाहिए विद इन 2 ईयर। मान लीजिए किसी बच्चे ने आज जो है 10 सितंबर, 4 सितंबर वाला मानते, 4 सितंबर को 2024 को एग्जाम दिया है, और उसका रिजल्ट आता है मान लीजिए 30 सितंबर को आया, 30 सितंबर 2024 को रिजल्ट आया, इस दिन से लेकर के 30 सितंबर से लेकर के, और वो क्या हो गया, नेट या जेआरएफ उसका क्रैक हो गया, ठीक है, जेआरएफ क्रैक हो गया, तो वो इस दिन से लेकर 30 सितंबर 2024 से लेकर के 30 सितंबर 2025, 30 सितंबर 2026, इसके बीच में कभी भी अपनी मास्टर कंप्लीट हो जानी चाहिए उसकी। ऐसा ना हो कि उसके 30 सितंबर 2026 है और 31 सितंबर या जो भी 1 अक्टूबर है, ठीक है, 2026 को उसका क्लियर हो रहा है, यानी बीच में बैक लग गई या कुछ है, तो वो प्रमाणिक नहीं माना जाएगा, तो उसका नेट जेआरएफ का एग्जाम ऑटोमेटिक कैंसिल माना जाएगा। अदरवाइज जो है 2 साल में उसको क्रैक करना है पूरा का पूरा, जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन से। तो सामान्य सी बात है, एमए हमारी नॉर्मली 99% जो है सामान्य से सामान्य विद्यार्थी 2 साल में कंप्लीट कर लेता है। बहुत ही रेयर केस होता है जो नहीं कर पाता है, कोई बैक लग जाती है या कुछ और इश्यू हो जाता है उसको, है ना, थोड़ा लंबा खिंच जाती है मास्टर। अदरवाइज नॉर्मली 2 साल में हर एक बच्चे की मास्टर कंप्लीट हो जाती है। सागर नवरंग जी यही रूल है ना, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें, इस रूल को ये ध्यान रखना है। बहुत सारे टीचर्स या फिर आपके दोस्त लोग आपको ये बोलेंगे, फैमिली मेंबर्स भी बोल देते हैं कि जब तक एमए नहीं होती तब तक तो नेट जेआरएफ देना ही नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें। उनका कहने का कारण शायद ये रहा होगा क्योंकि एमए जब फर्स्ट ईयर में है कोई बच्चा, मान लीजिए फर्स्ट सेम में है, तो उसको अभी सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा पता ही नहीं है, योग पढ़ रहा है मान लीजिए, उसको सब्जेक्ट्स नेम ही नहीं पता अभी तक, तो कि कौन कौन से होते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, अगर मान लो पहली बार वो आया है एम मास्टर में, ठीक है, एमएससी में आया, तो
सब्जेक्ट नेम नहीं पता तो इसलिए उसके लिए थोड़ा सी टिपिकल होता है। अदरवाइज हर चीज उस बच्चे को, अगर वो सेल्फ स्टडी करके नेट जेआरएफ की तैयारी करता है, फर्स्ट सेम में ही नेट जेआरएफ की अच्छे से तैयारी करे, नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करेगा, तो उसको क्या होगा, एक तो एमए के अंदर जो सिलेबस आने वाला है वो पूरा पहले से तैयार हो जाता है, प्रिपरेशन पूरी हो जाती है, नेट जेआरएफ क्रैक हो सकता है, और साथ में पूरी एमए करना उसके लिए आसान हो जाता है। एमए मींस मास्टर, पूरी मास्टर एमए बोल दें या एमएससी बोल दें ना, जहां पर योग में जो भी हो रहा है या जिस सब्जेक्ट में जो हो रहा है उसके हिसाब से। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि आप जब तैयारी एमए में एडमिशन लेते हैं तो ये दिमाग में अच्छे से रखें कि अगर आपको केवल योगा इंस्ट्रक्टर या कुछ छोटा मोटा ही बनना था योगा में, तो आप केवल और केवल डिप्लोमा कर लेते, 7 दिन का, 10 दिन का, 1 साल का, 6 महीने का, जितना भी। बट अगर मास्टर आप करने जा रहे हैं, मास्टर की है, तो डेफिनेटली आपको नेट जेआरएफ के लिए जाना ही चाहिए, आगे जाना ही चाहिए, ठीक है, इस लाइन में। और अभी आप लोगों को पता भी होगा, पीछे रूल आया था कि नेट जेआरएफ के बिना, ठीक है, नेट जेआरएफ नहीं है तो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते, एक। और दूसरा जो है, नेट जेआरएफ का एग्जाम ही आपका तय करेगा कि आपका पीएचडी में एडमिशन होगा या नहीं होगा, ठीक है, गवर्नमेंट में, ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, वही तय करेगा एक तरह से। इसमें जितना स्कोर होगा उस हिसाब से, अगर इसमें अच्छा स्कोर नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होगे पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए भी, ठीक है, एक रूल था। यानी उसमें जरूरी तो नहीं है नेट जेआरएफ क्रैक हो, बट कुछ स्कोर आपके पास होना चाहिए जिसके लिए आप एलिजिबल होते हैं पीएचडी में। अब नेट जेआरएफ क्रैक करने के लिए कितना स्कोर मिनिमम चाहिए? मिनिमम स्कोर, नो मिनिमम स्कोर, नो मिनिमम और नो मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि ये रैंक बेस्ड है, रैंक बेस्ड। इसमें टॉप 6% लिया जाता है, टॉप 6%, 100 में से जो टॉप 6% है, ठीक है, कैटेगरी वाइज या अलग अलग जो उनके बने होते हैं, पीडब्ल्यूडी आदि डिपार्टमेंट है, उसके हिसाब से टॉप 6% लेते हैं हर एक कैटेगरी में से बच्चे, ठीक है। 100 में से सपोज करो 6 बच्चे जो हैं आपके नेट कहलाते हैं, और उसमें से एक बच्चा आपका जेआरएफ रहता है, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ रहता होता है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि 0 है ना, मिनिमम स्कोर जो है आपका कुछ भी नहीं है, 0 ही है, ठीक है। 1 2 से लेकर के जितना आप, और मैक्सिमम कितना होगा, टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं पेपर 1 में, कितना आता है क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन, ठीक है। 50 क्वेश्चन है, मार्क्स का कितने रहता है, ईच जो है 2 मार्क्स का रहता होता है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला पेपर 1 100 नंबर का हो जाता है, और नीचे वाला पेपर 2 जो है वो 200 नंबर का हो जाता है। इस प्रकार से टोटल आपके 300 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक है। और ये टाइम कितना होता है, 3 आवर होता है, 3 आवर में, 3 घंटे में हर एग्जाम, चाहे कोई भी है। और ये एक साथ कंबाइंड आता होता है आपके सामने, ऐसा नहीं है कि पहले पेपर 1 देना है, पेपर 2 देना है। आपके सामने जब ऑनलाइन मोड में होता है तो आपको एक साथ में पूरा पेपर मिल जाता है, ठीक है, ऑनलाइन। आप जो चाहें, जिस क्वेश्चन को चाहें पहले या बाद में कर सकते हैं, चाहे पेपर 2 करें, पेपर 1 करें, कैसे भी आपका मन करे वो आगे पीछे करके आप कर सकते हैं। आप पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि आपको यही पहले करना है या ये बाद में करना है, ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन नहीं है। एक बात, 3 घंटे यानी कि 180 मिनट्स आपके पास होते हैं पूरे, और उसमें आपको 300 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन है, उनको सोल्व करना होता है, जिसके लिए 2 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के लिए, 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहता होता है, ठीक है। अब मिनिमम कोई मार्क्स नहीं है कि कितने लाने हैं जरूरी, आपको टोटल मिलाकर के लगभग लगभग एवरेज निकाल रहे हैं हम, जो प्रीवियस रिजल्ट रहा है उसके हिसाब से, लगभग टोटल दोनों क्वेश्चन पेपर में से मिलाकर के ऑन एन एवरेज 100 क्वेश्चंस आपको क्रैक करने होते हैं, ऑन एन एवरेज 100 क्वेश्चंस, ठीक है। चाहे आप पेपर 2 में से करो, चाहे पेपर 1 में से करो। ये अपने को सभी को कॉमन सेंस पता है, डॉक्टर मधुकर बाती साहब, कि पेपर 2 के कितना भी अच्छे से पढ़ लो आप, कितने भी धुरंधर हो, 100 के 100 क्वेश्चन क्रैक करना इम्पॉसिबल सा लगता है, ठीक है, हो नहीं पाते हैं, बहुत रेयर चांस है। तो मान लीजिए किसी ने पेपर 2 में कितने स्कोर किया, स्कोर सपोज कीजिए 75 क्वेश्चंस किए, ठीक है। तो अब उसको पेपर 1 से कितने चाहिए, 25 चाहिए, इतना मिलाकर के 100 हो गया। 100 क्वेश्चन है तो आपका नेट जो होता है सिक्योर हो जाता है, नेट एटलीस्ट, ठीक है। कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है, किसी कैटेगरी में अगर थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, किसी में ऊपर चला जाता है, 100 से ऊपर नहीं जाता, मतलब मेरा कहने का ये 100 क्वेश्चन, ठीक है। मार्क्स की बात करूं तो 200 मार्क्स। और अगर आप यही सेम मान लीजिए दूसरे क्वेश्चन पेपर में 80 क्वेश्चन ले आए और इसमें 30 ले आए, ठीक है, सपोज कीजिए, ऐसा ऊपर नीचे हो सकती है संख्या जितना भी चाहें, टोटल मिलाकर के आपके कितने 110 क्वेश्चन, 110, 110 क्वेश्चन ले आए, बोले तो मार्क्स कितने हो गए 220। इतने मार्क्स अगर आ गए आपके तो डेफिनेटली आपका जेआरएफ हो ही जाएगा, जेआरएफ को कोई नहीं रोक सकता फिर, ठीक है। तो 100 110, अपना जो दिमाग है वो इस तरीके से रखो
कि 110 इतना तो अपने को लाना ही लाना है, स्कोर क्वेश्चन क्रिएट करने ही करने हैं सही, ठीक है। 80 + 30 सारे क्वेश्चन आपके पेपर 2 में से नहीं होते। कोई बच्चा ये सोच सकता है यहाँ पर इस तरह मैं 100 तो पेपर 2 से ले आऊंगा और 10 क्वेश्चन तुक्का मार करके जो है मेरे पेपर 1 में हो जाएगा। ऐसा सोचना व्यर्थ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, है ना, बहुत इम्पॉसिबल है ऐसा होना, ठीक है, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो आपको ध्यान रखना है ऐसा, समझ में आ रही बात। और पहले ऐसा रूल था किसी टाइम पर कि पेपर 1 में आपको कम से कम 20 क्वेश्चन ठीक करने ही करने हैं, 20 क्वेश्चन किसी टाइम पर जब 3 पेपर होते थे। अब ऐसा नो रूल, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिलाकर के बोथ पेपर को मिलाकर के जो है एलिजिबल मार्क्स लाने होते हैं। और एलिजिबिलिटी किस पर तय करती है? आपके भाई बंधुओं पर, जो आपके साथ में एग्जाम देंगे उन पर डिपेंड करता है कि उनका स्कोर कितना है, उनसे आपका ज्यादा होना चाहिए, बस यही है, टॉप में होने चाहिए बस आप। मिनिमम मैक्सिमम का कोई चक्कर नहीं है यहां पर, ठीक है, केवल और केवल टॉप में होने चाहिए। अशोक जी बात क्लियर है ना। अब एज ग्रुप कितना है, ठीक है, एज नेट कौन दे सकता है, जेआरएफ कौन दे सकता है, उसकी बात करें तो नेट और जेआरएफ पेपर एक ही होता था हमेशा, पेपर सिंगल होता था, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर के सिंगल एक होता है जिसमें 300 मार्क्स होते हैं और 150 क्वेश्चन बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है जिस हिसाब से 300 मार्क्स का हो गया। एक ही क्वेश्चन पेपर आता है। इनमें से मैंने जैसे कि कहा टॉप 6% है उनको लिया जाता है, ठीक है, तो वो नेट हो जाते हैं और उनमें से एक को हम सिलेक्ट करते हैं तो वो जेआरएफ मान लेते हैं, उनमें से 6% को, 6 का भी 6% और कम हो जाएगा, वैसे मैंने एक वैल्यू रख दी है, ठीक है, ऐसे मान के चले तो नेट और जेआरएफ, यानी कि नेट की फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और जेआरएफ की फुल फॉर्म जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है। यानी इसमें आपको फेलोशिप मिलती है जो लगभग कितनी है 42K हो चुकी है आज की डेट में, लगभग, ऊपर नीचे है वो एचआरए आदि डिपेंड करता है और 2 साल बाद में आपका एसआरएफ होता है, डिपेंड करता है आफ्टर पीएचडी। ये केवल ड्यूरिंग पीएचडी ही मिलता है, हालांकि आप क्रैक करते हैं एग्जाम को तब आपका जेआरएफ कहलाता है और जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तब आपको ये ग्रांट मिलनी मंथली आपको स्टार्ट हो जाता है 42,000 रुपीज। अच्छा अमाउंट है, किसी की इतनी सैलरी भी नहीं होती, ठीक है, बहुत अच्छा ह्यूज अमाउंट है ये। और नेट करने पर आपको कुछ भी सैलरी, कुछ भी फेलोशिप आदि नहीं मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, कोई सैलरी नहीं मिलती है, बट आप पीएचडी के लिए एलिजिबल है यहाँ पर भी और टीचिंग के लिए एलिजिबल है। असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं दोनों के बेस पर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दोनों एक ही एग्जाम का नाम है, बस कम स्कोर आए तो आपका नेट कहलाता है, ज्यादा आए तो जेआरएफ। बट ये कब है, ये एज के साथ मैटर करता है। एज अगर मान लीजिए कोई भी कैटेगरी विशेष है जनरल को छोड़ करके और विद गर्ल्स, ठीक है, फीमेल्स, तो उनके लिए 35 ईयर्स है जेआरएफ करने की एज। अगर आप 35 ईयर से नीचे रह करके लगभग 110 क्वेश्चन ले आते हैं, लगभग बोल रहा हूं मैं, एग्जैक्टली नहीं है क्योंकि वेरी करता है, हर बार एग्जाम वेरी करता है, ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। 110 क्वेश्चन आप ले आते हैं, राइट कर लेते हैं, तो मान लीजिए आपका जेआरएफ हो सकता है। आप सपोज करिए अब अगर 36 ईयर के हैं, 36 ईयर के, और उस दिन आप 110 ले आए तो आप बेशक 110 क्या 120 या 150 क्वेश्चन पूरे ठीक कर लीजिए, फिर भी आपके जो है जेआरएफ नहीं कहलाएंगे, आप नेट ही कहलाएंगे, ठीक है, जेआरएफ नहीं कहलाने वाले, फिर भी नेट कहलाएंगे। मतलब एज आपकी मैटर करती है, ठीक है। और ये 110 क्वेश्चन है, मार्क्स नहीं है, मार्क्स आपके इंटू 2 कर देना तब आ जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन इतने चाहिए। आपका क्या माना जाएगा, नेट ही होगा 35। अब सामान्य रूप से एक आपका जो लिखा हुआ है, आपने अगर डिटेल्स वगैरह देखी होगी, तो बॉयज की बात करें, बॉयज इन जनरल कैटेगरी, ठीक है, उनके लिए एज है 30 ईयर्स मैक्सिमम, ठीक है। कोरोना के टाइम पर 31 हो गई थी मधुकर भारती साहब, उसके बाद में फिर से 30 कर दी गई है, प्लीज ब्राउचर को पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। जनरल कैटेगरी में बॉयज जो है 30 ईयर्स तक ही, अगर आपके 110 नंबर या प्लस में आते हैं, ऊपर नीचे फिर मैं कह रहा हूं वेरी करती है लिस्ट रैंकिंग की, ठीक है, तो आपका जेआरएफ या नेट कहलाएगा, ठीक है। तभी 30 ईयर से पहले पहले तक, 30 लास्ट है, 31 ईयर एज हो गई बच्चे की और वो मान लीजिए 150 क्वेश्चन पूरे ठीक कर आया, फिर भी उसका नेट ही कहलाएगा, जेआरएफ नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई। गर्ल्स के लिए और अदर कैटेगरीज जितनी भी है उनमें 35 ईयर्स है, फीमेल्स को भी मिला करके, फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी को, ठीक है, सबके लिए। ओनली जनरल बॉयज के लिए 30 ईयर्स एज है लास्ट। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर सागन औरंग जी, सारे पैटर्न हो गए। और अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बच्चे की हमेशा रहती होती है, मास्टर के अंदर बच्चा जो है वो कहता है सर मेरी तैयारी तो है नहीं, मैं एग्जाम नहीं दूंगा। एग्जाम के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट, आप 50 बार दो, कहीं पर भी लिखा नहीं आएगी कि आपने 7वें अटेम्प्ट में क्रैक किया एग्जाम को, 8वें में किया क्रैक किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप एग्जाम हर बार दें,
एग्जाम देना ही देना है। अगर मास्टर में है तो एग्जाम तो सर देना ही देना है, एग्जाम को नहीं छोड़ना किसी भी हालत में, ठीक है। बेशक तैयारी अच्छी है या नहीं है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते जाते हैं और जब लास्ट में एग्जाम की डेट आ जाती है, एडमिट कार्ड आता है, उस टाइम फिर वो बहाने बनाने लगते हैं, सर मैं बीमार हो गया, मुझे लगता है मेरे से एग्जाम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। या मुझे ऐसा लगता है सर कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है तो मैं एग्जाम नहीं दूंगा, अगली बार दूंगा या दूंगी, ऐसा बहुत सारे बच्चे बहाने बनाते हैं ऐसा, ठीक है। वो एक्सक्यूज ही है। आपका जस्ट 3 घंटे के लिए एग्जाम है, 3 आवर्स के लिए, ठीक है। तो 3 घंटे तो आप बैठ ही सकते हैं, कहीं पर भी, घर पर भी बैठेंगे, वहां एग्जाम में जाके बैठाना, कुछ भी टिक कराना, क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप सपोज करिए गलती से सब टिक करके आए 150 क्वेश्चन, और वहां पर तुक्का ही तो लगाया आपने, कुछ क्वेश्चन आपको आते थे, 40-50 क्वेश्चन आते थे और 40-50 में आपका तुक्का लग गया 150 में से, मे भी शायद 100 क्वेश्चन के आसपास टच कर जाए और क्या पता शायद नेट हो जाए। ये मैं प्रमाणिक बात कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी, मेरा अनुभव है, मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, अंतिम दिन जब एग्जाम की डेट आती है, ठीक है, तब एडमिट कार्ड आता है, तब बच्चे कहते हैं लगता है मैं एग्जाम नहीं दूंगा, एग्जाम नहीं दूंगा, तो धक्के से कभी कभी उनको फोर्स करके, थोड़ा सा डांट करके, है ना, प्रेम पूर्वक एग्जाम दिलवाई, तो उनमें से बहुत सारे विद्यार्थियों का नेट हो जाता है कभी कभी, और एक आधे का जेआरएफ हो जाता है, तो वो बच्चा खुश रहता है खूब सारा, ठीक है, कि सर अच्छा हुआ आपने ऐसे कह के मुझसे एग्जाम दिला दिया, नहीं तो मेरा कुछ ना हो पाता, ठीक है। तो एक जो डर है ना आपका एग्जाम नहीं देने वाला, फियर, इसको प्लीज दूर करके रखना पहले दिन से ही। एग्जाम आपको देना ही देना है और हर हाल में देना है, बेशक तैयारी है या नहीं है, क्योंकि इस बार अच्छी तैयारी नहीं है तो डेफिनेटली अगली बार भी सर्कमस्टेंसेस खराब हो सकते हैं, अगली बार भी तैयारी नहीं हुई तो कब तक बचेंगे हम। एग्जाम देना ही देना, एग्जाम से नहीं घबराना, क्योंकि इसमें कोई पनिशमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, एग्जाम हर हाल में देना है, बेशक चाहे आपने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी तैयारी नहीं किया अशोक जी, फिर भी एग्जाम तो देना ही देना है, एग्जाम देना ही देना है हर हाल में। ये आप अभी से गांठ बांध लीजिए, क्योंकि मैं बात फिर दोहरा रहा हूं हर्षिता मैम, लास्ट में आता आता बच्चा एक्सक्यूज डेवलप कर लेता है, अपने आप बुद्धि काम करती है उसकी अपने आप, है ना। फिर ऐसा होता है कि एग्जाम नहीं देंगे, क्योंकि अगर फेल हो गया तो आसपास वाले पूछेंगे रिजल्ट क्या रहा, ठीक है। इससे अच्छा तो ये है कि हम ये कह देंगे अरे एग्जाम में दे नहीं पाया, बीमार हो गया था, बीमार हो गई थी, बच जाएंगे हर चीज से। तो कोई दिक्कत नहीं, फेलियर स्वीकार करना, मैंने तो ऐसे ही किया था, है ना, ट्रायल के लिए दिया था, ये बहाना बना देना, नया दे एग्जाम, इससे अच्छा है कि ये बहाना बढ़िया है कि मैंने ट्रायल के लिए दिया था इसलिए शायद क्रैक नहीं हुआ था ना, ये ठीक रहेगा। ओके, एग्जाम देना ही देना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है इसलिए। और आप मास्टर के फर्स्ट सेम में एडमिशन लेते हैं तब से एलिजिबल हैं पूरी तरह से, और लास्ट तक एलिजिबल है जब तक आपकी सांस चल रही है तब तक। बस जेआरएफ के लिए एज लिमिट है, जेआरएफ के लिए, वो भी बॉयज के लिए कितनी है, बॉयज में भी जनरल कैटेगरी में 30 ईयर्स, ठीक है, वो लास्ट एज है, उसके बाद में आपका जेआरएफ नहीं होगा। बाकी अगर किसी भी कैटेगरी में 35 ईयर्स तक आपका जेआरएफ हो सकता है, 35 ईयर्स तक, ठीक है, बाकी सभी में। और नेट आपका अंतिम सांस तक, आप किसी भी जगह पर हैं, कैसी भी कैटेगरी में, मेल फीमेल, कभी भी कर सकते हैं आप, नेट में कोई दिक्कत नहीं है। नेट कम स्कोर पर होता है, जेआरएफ थोड़ा सा हाई स्कोर पर होता है, बस इतना ही अंतर है, और एज लिमिट के अंदर अंदर होता है, ठीक है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। अब सर पैटर्न पर फिर बात करता हूं मैं, कितना होता है नेट जेआरएफ में एग्जाम जो है, एक पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में कितने क्वेश्चन बताए, 50 क्वेश्चन, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन, दोनों मिलाकर कितने हो गए, 150 क्वेश्चन। मार्क्स की बात करें तो ईच 2 नंबर का होता है, तो 100 मार्क्स हो गया पहले पेपर 1 का, और ये भी 2 नंबर का हर क्वेश्चन होता है, तो 100 दूनी 200, टोटल मार्क्स आपके कितने हो गए, 300 मार्क्स का हो गया, ठीक है। फिर मैंने बात की मिनिमम मैक्सिमम का कोई चक्कर नहीं है, यहां पर एक रैंक डेवलप करना है आपको, रैंक, ठीक है, मतलब बाकियों से आगे निकलना है, बस यही है, मतलब आपके मिनिमम कितना स्कोर आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऑन एन एवरेज मैंने बताया कि एवरेज, ऑन एन एवरेज अगर बच्चे के 100 क्वेश्चन ठीक है, यानी कि 200 मार्क्स हैं, तो शायद नेट हो सकता है, शायद का पक्का हो ही जाता है इतने पर तो, ठीक है। और अगर बच्चे के लगभग 220 मार्क्स हैं तो डेफिनेटली जेआरएफ हो जाता है, अगर वो एज के अंदर लाई कर रहा है, एज के अंदर, एज में नहीं है फिर तो उसका कितना भी स्कोर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लगभग इतना। बाकी कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे होता रहता है हर बार, ठीक है, ठीक। सो यानी ये मैंने मैक्सिमम बता दिया आपको, इससे ऊपर नहीं जाता कभी भी नेट और जेआरएफ का स्कोर। ये हो गया, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, आपको देना ही देना एग्जाम, एग्जाम नहीं छोड़ना किसी भी कंडीशन में। दूसरी बात, अब अपना जो है आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया है, पढ़ेंगे, ठीक है, डेली हमारी लाइव क्लास चलेगी। अब आपको मिलने क्या वाला है, डेली लाइव क्लास मिलेगी। पेपर 1 का मैं बता रहा हूं, पेपर 1 की ही हम बात करें अभी, ठीक है, पेपर 2 की हम बाद में बात करेंगे जब पेपर 2 की क्लास हुई। डेली लाइव क्लास मिलेगी एक्सेप्ट संडे, संडे को छोड़ करके, है ना, संडे को ऑफ रहेगा, डेली लाइव क्लास मिलेगी। टाइम लगभग यही रहेगा,
अगर कोई इमरजेंसी होती है तो मैं टाइम चेंज होगा तो हम आपको पहले क्लास से पहले सूचना दे देंगे, या कभी हॉलीडे होगा तो डेली लाइव क्लास रहेगी। लाइव क्लास में आप नहीं आ सकते, आप वर्किंग वुमेन हैं या प्रोफेशनल हैं, आप अपनी जॉब में कहीं लगे हुए हैं या किसी अदर रीजन से आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, आप खुद एक योगा टीचर हैं, खुद क्लासेस लेते हैं, नहीं है आप फ्री, तो आप इस क्लास को कभी भी बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स लाइव क्लास, ठीक है, वहां पर मिल जाएगी आपको। इसी में क्विजेज मिल जाती हैं, ठीक है, कुछ ऐप के अंदर मिल जाएंगी। बाकी जैसे जैसे टॉपिक या यूनिट हमारा कंप्लीट होता है, यूनिट या टॉपिक कंप्लीट होता है, तो हम एक्सप्लेनेशन के साथ में उसको इन द एंड, क्लास के एंड में हम करते हैं, ठीक है, इन द एंड, ठीक है, यूनिट या टॉपिक कंप्लीट होता है उसके एंड में हम कुछ क्वेश्चंस को रखते हैं, तो ताकि बच्चे ने क्या समझा अभी तक वो अपना नेट जेआरएफ के जितने पीवाईक्यूज है उसको देख करके अपनी तैयारी कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा तरीका रहता है पेपर 1 में, ये तरीका रहता है। अब अपना एग्जाम कब होना है अगला, अब होना है अगला जो एग्जाम है हमारा, इसकी संभावना है दिसंबर 2024 में, और लगभग अगर टाइम पर एग्जाम होना होगा तो 10 से 12 दिसंबर के आसपास से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट होती है ना, अलग अलग एग्जाम होते हैं, 10-12 दिन तक चलता होता है एग्जाम हमारा नेट जेआरएफ का, 84 सब्जेक्ट है उनमें, तो 10-12 दिन तक दिसंबर तक स्टार्ट हो जाएगा और 30 दिसंबर तक एग्जाम हमारा ओवर हो सकता है अगर टाइम पर रहा तो। अगर बाई चांस थोड़ा लेट हो गया, पहले होने की संभावना नहीं है, इसके बाद में ही होने की संभावना है, तो शायद जनवरी में भी चला जाए, जनवरी 2025 में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपके पास में कितने महीने हैं, सितंबर लगभग 10 तारीख हो गई है, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर और आधा दिसंबर, ये मान लीजिए लगभग 3 महीने आपके पास पूरे हैं, ठीक है, आधा दिसंबर हो गया और आधा सितंबर, ठीक है, 10 सितंबर आज हो गया तो इसलिए, और हो सकता है अगर दिसंबर के बाद में जनवरी में होना हो तो थोड़ा और मिल जाएगा, मिनिमम आप मान के चल सकते हैं अभी तक 3 महीने तो आपके पास पूरे हैं। तो इन 3 महीनों में अगर आप पुराने विद्यार्थी हैं तो आपको सब कुछ पता ही, आप अच्छे से उसका रिवीजन कीजिए, अगर नए स्टूडेंट हैं तो आपके पास एप्लीकेशन पर ऑलरेडी सारी की सारी प्रीवियस बैचेस की क्लासेस अवेलेबल है सिस्टमेटिकली, ठीक है, एक्यूरेट योगा आपने ऐप इंस्टॉल की हुई है, उस पर सिस्टमेटिकली सारी क्लासेस अवेलेबल है, उनको देख करके अपना टारगेट सेट कीजिए कि इतने दिनों में मुझे इतना सिलेबस कवर करना है दिसंबर का। हमारा इस बैच का जो टारगेट होगा, जो अब हम लाइव क्लास में करेंगे, लाइव क्लास में, ठीक है, इसका टारगेट हमारा जून 2025 होगा, ठीक है, उस एग्जाम को लेकर के। अगर आप दिसंबर आपका टारगेट है किसी विद्यार्थी का, तो वो जो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स है एप्लीकेशन में पेपर 1 की, पेपर 2 की सिस्टमेटिकली, उनको देख करके आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे। डॉक्टर मधु यादव, मधु दुबे मैम, बात क्लियर है? ओके, तो ये आपका तरीका रहेगा, आपको अपना टारगेट सेट करना है खुद का कि मुझे कितना कवर करना है, और एग्जाम देना ही देना है, एग्जाम से पीछे नहीं हटेगा, ये सोच कर कि सर मेरे को तो 2 ही महीने मिले थे, मैं तैयारी नहीं कर पाई इसलिए एग्जाम नहीं दूंगा, एग्जाम हर हाल में देना ही देना है, ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि एग्जाम नहीं देंगे। अब पेपर 1 और पेपर 2 में सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन है, यूनिट कितने हैं पेपर 1 के, 10 यूनिट है, हर यूनिट से इनका कहना है कि लगभग 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट हर यूनिट से देते हैं, लगभग इनका ऐसा कहना है, ऊपर नीचे हो जाता है, वेरी करता है डेफिनेटली। पेपर 2 में कितने हैं, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं, वहां पर भी यूनिट 10 है, इनका कहना है कि हम हर यूनिट से लगभग 10 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन देते हैं हर क्वेश्चन अप्रोक्स, ठीक है, ऊपर नीचे फिर हो जाता है, मैं बात कर रहा हूं, ये इनकी स्ट्रेटजी होती है। तो आपके हर यूनिट इंपॉर्टेंट है, कोई कम या ज्यादा नहीं है, फिर भी एक आधा यूनिट थोड़ा सा ज्यादा मास क्वेश्चन ले जाता है, वो सिलेबस का डिजाइन जिस तरीके से है उसके आधार पर डिपेंड करता है मधुकर भारती जी। एक्चुअल में एग्जामिनर पूरा सिलेबस को देख करके 10-10 क्वेश्चन नहीं देता है हर जगह से, ठीक है, बट क्योंकि जैसे भगवत गीता है हमारी कई यूनिट्स में है, पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड है, वो आपका पेपर यूनिट 1 में भी दिखता है, आपको यूनिट 10 में भी दिखाई देता है थोड़ा बहुत, ठीक है, और कम्युनिकेशन में भी दिख जाता है कहीं ना कहीं, तो इस कारण से वो थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स, ज्यादा क्वेश्चन ले जाता है, कभी कभी ऐसा दिखता है, बट एक्चुअल में आपका यही रूल अप्लाई होता है, 10 क्वेश्चन हर यूनिट से पेपर 2 में और 5 क्वेश्चन हर यूनिट से पेपर 1 में, ये रूल है। तो आपके लिए सारे यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, 10 के 10 यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। अब अगर दिसंबर का आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सारा सिलेबस कैच नहीं कर सकते, आप फ्रेशर है, बिगिनर है, तो आप एटलीस्ट अपना 50 to 60%, या ये मान लें कि दोनों पेपर से, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों से लगभग 6 से 7 यूनिट तैयार कर लीजिए, पेपर 2 में भी 6-7 यूनिट, पेपर 1 में भी 6-7 यूनिट बेस्ट तैयार कर लीजिए, बेस्ट से बेस्ट, कम टाइम में,
सारा तैयार करेंगे तो आप पजल हो जाएंगे, कुछ रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। कम करिए तैयार, बट वो इतना होना चाहिए कि आप उसमें से कुछ गलत नहीं कर पाए, ठीक है, सारा आता हो आपको। तो इस तरीके से अगर आप तैयार कर लिया तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। मधुकर भारती साहब, रेणुका महतो मैम, ओके, डॉक्टर कोमल आचार्य मैम, तो आपका ये स्ट्रेटजी बना सकते हैं आप, ठीक है। बाकी आप पर डिपेंड करता है आप कैसा पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, आप पर डिपेंड करता है आपकी बुद्धि। ये मेरा सजेशन है सारे के सारे। अब थोड़ा सिलेबस को देख लेते हैं। पेपर 1, प्रियंका पाटीदार मैम, पेपर 1 का सिलेबस है, ये थोड़ी सी पढ़ने वाली बात है कि ये क्यों है पेपर 1। पेपर 1 इसलिए है क्योंकि आप नेट जेआरएफ करने के बाद में क्या है, या तो पढ़ाएंगे टीचिंग करेंगे, या पीएचडी करेंगे तो रिसर्च की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी आप में। इसके लिए होता है पेपर 1 आपका मेनली, ठीक है। और इसमें आपके टॉपिक्स होते हैं जैसे सारे के सारे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड होते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से होते हैं, हायर एजुकेशन से होते हैं, ठीक है, या एनवायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से, उनसे अपने जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से वो यूजफुल है हमारे लिए, उनके साथ आप जो है अप टू डेट हो जाते हैं ये पढ़ करके, ये पेपर 1 पढ़ करके, ये तरीका होता है। पेपर 1 में पहला यूनिट जो है आपका, उसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको ये डेफिनेशन आती होगी टीचिंग की, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये चीजें पढ़नी होंगी, ठीक है। लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने होंगे, लर्नर्स के फैक्टर कौन कौन से जो टीचिंग लर्निंग को इंपैक्ट करते होते हैं, मेथड्स कौन से हैं टीचिंग के लिए, स्वयं प्रभा, स्वयं आदि बुक्स आदि को, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, आईसीटी आदि का यूज होगा, इवेल्यूशन सिस्टम है कि कैसे आप रिजल्ट आदि तैयार करते हैं बच्चों का, ठीक है, इवेल्युएट कैसे करेंगे, ये सारे हमें पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ने होंगे। शोध अभिवृत्ति, रिसर्च एप्टीट्यूड दूसरा है। ये लगभग बच्चा जो है मास्टर जो करता है, मास्टर में कब पढ़ता है ये बच्चा, जब आपके मास्टर का लगभग 4th सेम होता है, बच्चे अलग अलग होते हैं, 4th सेम जब होता है तो उस टाइम आप लोग पढ़ते हैं ये, ठीक है, 4th सेम में, या किसी को 3rd सेम में पढ़ाया जाता है रिसर्च एप्टीट्यूड को, तो वहां पर जो है इसकी जानकारी आपको मिल जाती है। बट वो कौन सी जानकारी होती है, सब्जेक्टिव जानकारी होती है, सब्जेक्टिव वे में। कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं सर रिसर्च तो मुझे एक एक अक्षर याद है, पूरा पिन पॉइंट आता है, मुझे एक एक चीज आती है, बट जब उनसे क्वेश्चन करवाए जाते हैं तो फिर तो क्वेश्चन तो सोल्व नहीं कर पाते हैं नेट जेआरएफ का। मतलब सब्जेक्टिव वे में पढ़ा है। ऑब्जेक्टिविटी के रूप में पढ़ने के लिए आपके पास में अलग दिमाग चाहिए, आपको टू द पॉइंट चीजें पता होनी चाहिए, जितना है उतना ही पता होना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे, तभी आप रिजल्ट एग्जाम में जो है अपना स्कोर क्रिएट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो आपका एग्जाम जो है टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, तो ऑब्जेक्टिव नजरिया होना चाहिए आपका एग्जाम के प्रति, ठीक है, ओके। तो इसमें रिसर्च की बात है तो रिसर्च के मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स आदि, पॉजिटिविज्म, ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जेक्टिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, स्टेप ऑफ रिसर्च देखेंगे। थीसिस, आर्टिकल राइटिंग कैसे होती है, एप्लीकेशन आईसीटी में, रिसर्च एथिक्स आदि, इनको में पढ़ना होगा, ठीक है। इसके अलावा तीसरा यूनिट होता है कॉम्प्रीहेंशन का। कॉम्प्रीहेंशन नॉर्मली जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जैसे हम बचपन में अनसीन पैसेज देखते थे, पैसेज, ठीक है, और उसमें से 5 क्वेश्चन आते थे, पैसेज देते थे, और उसमें पढ़ करके उन 5 क्वेश्चन का हमें उत्तर देना होता था। सेम वैसा ही हमें क्वेश्चन देखने को मिलता होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन होता है यूनिट 4। कम्युनिकेशन के टाइप्स आदि, मीनिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन सा होगा, क्लासरूम में कम्युनिकेशन आदि, मास मीडिया आदि, इनके ऊपर हमें चर्चा करेंगे, ठीक है, यूनिट 4 में। यूनिट 5 में आपका मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड, इस पर चर्चा होती है, ठीक है, जैसे लेटर सीरीज हो गया, नंबर सीरीज हो गया। मैथ, जो मैथ को लाइक करते हैं, जो एसएससी सीजीएल के कैंडिडेट रहे हैं, कभी एग्जाम आदि दिए उन्होंने, तो या फिर आपने 10th की होगी, सभी नहीं, ठीक है, तो उसमें ये सारी चीजें दी रहती है, मैथ आदि सारी चीजें आती है यूनिट 5 में। यूनिट 6 होता है ये हमारा योग, जिनके पास सब्जेक्ट है योग, या फिलोसफी जिनके पास है, ठीक है, तो उसमें कुछ हद तक 50% वहीं से सिलेबस मैच हो जाता है हमारा, ठीक है, 50% इसका। जैसे प्रमाण है, ये हम पेपर 2 योगा में भी पढ़ेंगे और यहां पर भी पढ़ रहे हैं, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि आदि, अनुमान की संरचना आदि, ठीक है, ये सारा का सारा। बाकी लॉजिक आदि जो है, ये सारी की सारी चीजें हमें वेस्टर्न फिलोसफी के अनुसार पढ़नी, तो फिलोसफी जिनके पास है वो पढ़ लेंगे, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में मूड, फिगर आदि इनको देखते होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, फैलेसी आदि को देखेंगे। यूनिट 7 है। यूनिट 5 अगर आप डेप्थ में अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, तो यूनिट 7 अपने आप तैयार हो जाता है आपका। इसमें डीआई बोलते हैं इसको, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपके सामने टेबल दी रहती है और उसके आधार पर आपके 5 क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में, और वो आपको करने होते हैं। यानी कि इसकी अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन की अच्छी तैयारी करते हैं, बढ़िया, ठीक है, यूनिट 5 पहले तैयार हो, फिर यूनिट 7 की तैयारी अच्छे से करते हैं, तो आपका क्वेश्चन कभी छूटता नहीं है, गारंटेड आपके मार्क्स बन जाते होते हैं।
बट तब जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। आप बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मुझे आता है मैथ, आना जरूरी नहीं है, आप कम टाइम में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये खेल तब है ना, खेल टाइम का है सारा का सारा। कम टाइम में कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको कुछ नहीं आता। एग्जाम यही कहता है कि कम टाइम में आप उत्तर करिए, उत्तर दीजिए, तो आपको आता है। अगर कम टाइम में नहीं दे पाएंगे आप उत्तर, तो आपको कुछ भी नहीं आता है। कम टाइम, टाइम का खेल है सारा का सारा। यूनिट 8 में आईसीटी यानी कंप्यूटर वाली बातें हैं सारी सारी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये फिर से एक फुल फॉर्म मिल गई है आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से, फुल फॉर्म पूछी गई है। जैसे आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नोट कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, सी का मतलब कंप्यूटर नहीं है, कम्युनिकेशन है, ठीक है। ओके, आगे यूनिट 9 की बात करें तो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, ठीक है, पीडीई। इसमें आपके सस्टेनेबल गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, एमडीजीज, ये सारे टॉपिक देखने को मिलते हैं। नेचुरल हैजार्ड्स वगैरह, या मिट्टी के टाइप, सोइल के टाइप, ऐसी ऐसी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी, आपको पढ़ने को मिलता है, बायोमास आदि सारी चीजें। यूनिट 10 है हायर एजुकेशन है। यूनिट 10 आपका यूनिट 1 से मिलता जुलता है। यूनिट 1 और 10 एक दूसरे से मिलता जुलता है। हालांकि यूनिट 10 में हम थ्योरी पढ़ते हैं सारा का सारा, कैसे शिक्षा लागू हुई, एंशिएंट है ना, प्रेजेंट और एंग्लो इंडियंस, ये यहाँ की एजुकेशन। और यूनिट 1 में हम थ्योरी जो टीचिंग है उसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं, ठीक है। इतना सा अंतर है, बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन आपको 1-2% मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन जो आते हैं 10 यूनिट से आते हैं, 5 क्वेश्चन हर यूनिट से 2-2 अंक वाले तैयार होते हैं, ठीक है। 10 यूनिट हैं आपके, 10 यूनिट हैं, और 10 यूनिट में से हर यूनिट से 5 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन बनते हैं, और हर एक क्वेश्चन 2-2 अंक का होता है, मतलब 100 मार्क्स का टोटल पेपर 1 होता है आपका, ठीक है। आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करें, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का नंबर नहीं कटता है, माने गलत होने पर नंबर नहीं कटेगा नहीं, अगर सही हो गया तो आपको मिलेंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ओके।